अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको बताऊं कि बन्नू जेल तोड़ने का वाक़या पाकिस्तानी तारीख की दूसरी बड़ी जेल तोड़ने का वाक़या है। और पहला वाक़या मार्च 1986 में सखर जेल तोड़ने का हुआ था। और जब 12 जीपों में 40 हमलावर पुलिस की वर्दियां पहन के आए और वहाँ पे सीढ़ियाँ रख के उन्होंने जेल की ऊंची दीवारों को फलांगा और अंदर से कैदियों को छुड़ा के ले गए 30 के करीब। और जबकि उन्होंने पहले बिजली की तारें काटी और फिर फ़ोन्स की तारें काटी और फिर पता नहीं किस तरह वो आए थे वहाँ पे। और बन्नू जेल के इर्द गिर्द अब प्रॉब्लम यह है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव एरिया था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी थे और एजेंसियों के भी, पुलिस के भी, इन सारों की नफरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 2 घंटे के इस ऑपरेशन में उनको इतला ही नहीं मिली, और अगर उनको इतला मिली या उनको हिंट मिली तो उन्होंने वहाँ पे कुछ करने की कोशिश नहीं की। और पता ये चला है कि जेल में 4 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। यानी इतनी बड़ी जेल जिसमें 350 कैदी छुड़ा के कोई भाग जाए, और वो कैदी जो आपके लिए दहशत गर्दी में मुलव्वस हों, वहाँ 4 अहलकार थे और वही ज़ख्मी हुए। बाकी कहाँ गए? और उस वक्त तो ड्यूटी पे क्यों नहीं थे अगर थे तो? और हो ये रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात आपको बताऊं कि इसमें 20 ऐसे कैदी थे जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी और वो वेट कर रहे थे, और बाकी जो थे मुख्तलिफ जराइम के लिए वांटेड थे। और एक तरफ हम अमेरिका को ललकार रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका को धमका रहे हैं, एक तरफ हम नेटो को ललकार रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी हैसियत ये है कि कोई अफ़गानिस्तान से अंदर आता है और वो हमारे मुल्क के अंदर आता है, और हमारी एक बहुत बड़ी जेल जहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत के दहशत गर्द रखे हुए हैं, जिनमें से 20 सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको वो 2 घंटे की फायरिंग करते हैं, रॉकेट्स बरसाते हैं, सब कुछ करते हैं और छुड़ा के ले जाते हैं। कैदी कोई नहीं मरता, कैदी कोई ज़ख्मी नहीं होता वहाँ पे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हालात हैं तो फिर बहुत कुछ हम कह सकते हैं। कराची, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये फाटा, KPK के मुख्तलिफ़ इलाके, हर जगह इसका मतलब है किसी वक्त भी कोई भी मैदान जंग के अंदर तब्दील हो सकता है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से अब्दुल्ला तारिक सुहेल, दुनिया न्यूज़ जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है उसके एडिटर हैं, रोज़नामा दुनिया न्यूज़ के। सलीम साफ़ी सीनियर तज्ज़िया निगार और एंकर पर्सन है, इस्लामाबाद से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जंग अखबार से आपका ताल्लुक़ है और जियो टेलीविज़न पे आपका प्रोग्राम चलता है जिरगा। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ खान रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, ये भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब, जो बातें मैंने की क्या गलत हैं? क्या उनकी तस्सीह हो सकती है? नहीं लुकमान साहब, ना सिर्फ ये कि वो बातें दुरुस्त हैं, बल्कि मैं तो उससे 2 कदम आगे जाके ये कहने की जसारत करूँगा कि अमलन जिसको रियासती रेट कहा जाता है वो इस वक्त सिर्फ कबायली इलाकों में नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आता। आप पेशावर में रहते हैं, मर्दान में रहते हैं या बनू वग़ैरह में रहते हैं, तो रियासत की तरफ से आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। आपने ख़ुद या तो साज़बाज़ करनी होगी या फिर अपने दिफा का ख़ुद आपको इंतज़ाम करना होगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 1 साल से अस्फंदियार वली ख़ान के अज़ीज़, और उनका कसूर भी शायद सिर्फ यही था, अगरचे उनका उनकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी रहा था ना आजकल है, लेकिन उनके अज़ीज़ हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमल साहब। उनको पेशावर से उठाया गया और वो तहरीक तालिबान की तहवील में हैं, और जो मेरी इतलात हैं तो उनकी रिहाई के बदले में कुछ पैसा और 4 कैदी तलब किए जा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत पिछले साल में उनके लिए कुछ भी ना कर सकी। उसके जवाब में आपने देख लिया कि उन्होंने आके बहुत सारे सज़ा याफ्ता अपने साथियों को बनू शहर के जेल से निकाल दिया। दूसरी बात ये कि कबायली इलाके, इस वक्त आप देखें कि शमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान की रेड चलती है, वहाँ पे हुकूमत की रेड नहीं चलती। अगर हकीमुल्लाह महसूद आपको कहें तो वो आपको ले जा सकते हैं वहाँ पे,
لیکن جو وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں براہ راست گورنر، وہ آپ کو کسی بھی قبائلی علاقے میں اپنی ذمہ داری پہ نہیں لے جا سکتے۔ پھر یہ تماشا دیکھ لیجئے کہ ان علاقوں میں مثلا میرے آباء و اجداد کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے، اور پچھلے عرصے میں جانا چاہ رہا تھا، باجوڑ سے اس رستے سے آنا چاہ رہا تھا، تو مجھے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی گئی کہ ہم آپ کی تحفظ کی گارنٹی نہیں کر سکتے، یعنی آپ فورسز کی تحویل میں بھی نہیں جا سکتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ان قبائلی علاقوں کے چیف ایگزیکٹو ہے، انہوں نے اس پورے عرصے میں قبائلی علاقے کے کسی ایک انچ پہ بھی قدم نہیں رکھا ہے۔ پھر یہ جو قبائلی علاقوں سے متصل بندوبستی علاقے ہیں، تو یہاں پہ تو فورسز ہر وقت الرٹ رہتی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ افغانستان سے نہیں آئے تھے، یہ پاکستان کے علاقے نارتھ وزیرستان سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کارروائی کی اور ان لوگوں کو چھڑا کے لے گئے۔ اور پھر پورے جنوبی اضلاع میں اگر پولیٹیکل لیڈر ہیں، اگر وزیر مشیر ہیں، تو وہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے وہ یا تو کسی نہ کسی سطح پہ ساز باز کریں گے یا پھر اپنے ان علاقوں کا رخ نہیں کریں گے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ اور ایک مبشر صاحب، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا میں بھی آج کل فیشن کا رواج ہو گیا، کبھی ایک ایشو کا فیشن ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلے والا ایشو تھا وہ سالو ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو اٹھانے کے حساب سے بھی، حکومتی ریٹ کے نہ ہونے کے حساب سے بھی، بدعنوانیوں کے حساب سے بھی، لوگوں کی ہلاکتوں کے حساب سے بھی، اور سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کے حساب سے بھی قبائلی علاقوں یا خیبر پختونخوا میں کوئی ویزیبل بہتری نہیں آئی ہے۔ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں، لیکن چونکہ میڈیا کا توجہ کچھ دیگر ایشوز کی طرف ہو گیا ہے، اس لیے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ عبداللہ طارق سہیل صاحب، جیل کے اندر تقریباً کئی گھنٹے رہے وہ لوگ، اور انہوں نے وہاں خوشیاں بھی منائیں، اور وہ جو پرویز مشرف کیس میں جو قیدی وانٹڈ تھا اس کو سہرا بھی پہنایا، ہار بھی پہنائے، کو ڈھول ڈھمکا بھی وہاں پہ ہوا، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے آئے۔ یہ جیل خانہ تھا، مہمان خانہ تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جتنی پاکستان کی فورسز ہیں ساری فیل ہو گئیں وہاں پہ۔ جیل خانہ تو مہمان خانہ اگر ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے گھنٹے وہ وہاں جشن مناتے رہے اور حملہ بھی کرتے رہے، اب اپنے بندے چھڑاتے بھی رہے، تو اس دوران بنوں کے ارد گرد کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ 800 حملہ آور تھے، جن کی گنتی کچھ لوگوں نے 500-600 بتائی ہے، لیکن زیادہ صحیح تعداد جو ہے 800 ہے۔ 800 آدمی آ گئے، چلیے مان لیا کہ بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہو گیا، وہ آ گئے، لیکن وہ کئی گھنٹے کے بعد واپس کیسے چلے گئے اس کا جواب کسی نے نہیں دیا آج تک۔ اس بات پر آپ غور کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارد گرد کے علاقے ہی نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن اور ارد گرد جو سیکورٹی فورسز موجود تھیں ان میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی ملی بھگت تھی۔ اس ملی بھگت کے بغیر تو یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ انہوں نے طالبان نے تو کہا ہے کہ ہمیں لوکل لوگوں کی یعنی امداد بھی تھی، اور ہمارا 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوئے اس آپریشن میں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے غور کرنے والی کہ اگر مقامی لوگوں کی سپورٹ طالبان کو تھی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ طالبان کو تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہاں حکومت کے مقابلے میں لوگ، قدرتی طور پر تو لوگوں کی ہمدردی یا حمایت یا فیور حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو کیا وہاں حکومت اور ایڈمنسٹریشن کا کوئی وجود ہی نہیں رہا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صبح کے پی میں کچھ بھی نہیں رہا، کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ کوئی ریٹ ہے، اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں حکومت کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے اتنی معصومیت سے سارا کچھ کہہ دیا، کراچی میں کون سی ریٹ نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت کی؟ بلوچستان میں کون سی نظر آ رہی ہے؟ کراچی کا مسئلہ تو مختلف یہ ہے کہ نو گو ایریاز تو ہے نا وہاں پہ۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو حکومت کے اپنے لوگ کر رہے ہیں نا۔ اگر ایک ٹارگٹ کلر دوسرے کو مار رہا ہے تو وہ کسی نے 3 حکومتی پارٹیاں ہیں، تینوں میں سے کسی ایک میں ہے، اور یہاں طالبان تو حکومت نہیں کر رہے، یہاں تو حکومت کی ریٹ نظر آنی چاہیے۔ کراچی میں تو آپ کے سامنے ہے کہ تینوں متحارب فریق جو ہیں، جو اب بدقسمتی سے لسانی گروپ ہیں، تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور تینوں حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور اپنے قیدی چھڑا بھی لے جاتے ہیں۔ اچھا، کسی حملہ آور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ یہی تو ملی بھگت کا اشارہ ہے، اور وہاں جو سسٹم کا ایک سرکل ہوتا ہے وہاں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، کہ فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس والوں نے ریزسٹ نہیں کیا۔ اگر ریزسٹ کرتے تو لازمی بات تھی کہ کوئی حملہ آور مرتا یا پولیس کا آدمی زخمی ہوتا یا شہید ہوتا،
लेकिन ना तो पुलिस का आदमी को मारा गया ना उनका आदमी को मारा गया। इसका मतलब है कि फाइट नहीं हुई। प्रॉब्लम सलीम साहब मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि दो चीज़ें मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ मीडिया में। एक तो ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा असला लेके आए, रॉकेट लॉन्चर भी, और खुदा जाने क्या क्या, यानी ये कहने की एक जवाज़ पैदा किया जा रहा है कि यार अगर वो ये ना लेके आते तो हम बचा लेते, और या आप वो लेके आए हैं तो हम नहीं बचा सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लग रहा है कि एक जबरी तौर पे ब्लैकआउट किया जा रहा है मीडिया के ऊपर से, उसके मुतालिक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ना दे के कि ना जिक्र हो तो ना बात हो, ना याद रहे किसी को। वरना रहमान मलिक साहब जो हैं उनको तो इस पे असूली तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये तो जीता जागता सबूत है आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की फेलियर का। रहमान मलिक साहब का तो खैर इस तरह के सैकड़ों वाक़यात आ गए हैं जिन पे उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन उनसे यानी कहाँ रहमान मलिक और कहाँ इस्तीफ़े जैसे काम, इसकी तो खैर हमें उनसे तवक्को नहीं करनी चाहिए। लेकिन ख़ुद KPK के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इस वक्त हमारे वज़ीर जेल खाना जात हैं, तो कुछ अरसा कबल उन पे कत्ल और दीगर जराइम की दावेदारी हुई और उसकी बुनियाद पे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और फिर जब वो अदालत से, और आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह लोग अदालतों से छूटते, तो उसके बाद वो दोबारा उन्होंने हलफ उठाया और अब वो मिनिस्टर बने हैं। तो और ज़ाहिरी बात है उस तरह की शख्सियात के ज़ेरे इंतज़ाम या ज़ेरे एहतमाम जो इदारे चलेंगे तो उनकी यही सूरत हाल होगी। लेकिन मुबश्शिर साहब, मामला इससे कई गुना ज़्यादा संगीन है। ये जो मिलिटेंसी का मामला है या इस वक्त जो कबायली इलाक़ों और KPK में जो सूरत हाल है, मैं शऊरी तौर पे ये राय रखता हूँ एक तालिब इल्माना कि ये पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि उसका हमारा जो रूलिंग क्लास है, ना उनको उस मसले की संगीनी का एहसास है, ना इदराक है, ना और कुछ है। और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेजडी ये है कि जो मिलिटेंट है वो उनके सामने उनका हदफ भी वाज़ेह है, वो गलत है या दुरुस्त, लेकिन उनकी क्लैरिटी है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी है और उनकी शॉर्ट टर्म भी ठीक ठाक प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म भी है। उसके मुकाबले में हुकूमती सतह पे हमें कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। कल मैं सारा दिन पेशावर में तवज्जो भी नज़र नहीं आती और अंडरस्टैंडिंग भी नज़र नहीं आती। मसलन कल मैं पेशावर में था और वहाँ कोर हेडक्वार्टर में जो मुख्तलिफ़ GOCs हैं जो नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान या बाकी जगहों पे इस वक्त कमांड कर रहे हैं, उनके साथ एक नशिस्त का अहतमाम उधर किया गया था। अब मैं हर एक से पूछता रहा कि अपने इलाके के बारे में आपकी फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या है। उनको ख़ुद भी एक बड़ी आजमाइश से दो चार किया गया है। कोई हदफ पॉलिसी मेकर की तरफ से उनके सामने नहीं रखा गया है कि आपने फ्यूचर में वहाँ पे ऑपरेशन करना है, आपने वहाँ से निकलना है या क्या कुछ करना है। मसलन इस वक्त आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान देखें तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक तरफ तो हमें हमदर्दी भी है क्योंकि वहाँ पे जो प्रो पाकिस्तानी तालिबान हैं और जो अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाले हैं, कहा जाता है कि उनके भी बड़ी तादाद वहाँ पे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जिधर जिधर भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके ताने बाने उसी नॉर्थ वज़ीरिस्तान से मिलती है। तो वहाँ पे जो फोर्सेस तैनात हैं गाहे बगाहे उन पे हमले भी हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि फ्यूचर में उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन करना है या उन्होंने बाहर निकलना है। तो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हमने प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतनी है। बड़ी क्विकली मैंने ब्रेक लेनी थी, लेकिन उससे पहले मैं एयर मार्शल साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। एयर मार्शल साहब, आप 800 या 500 हमला आवर जो यानी उस तरह लेस नहीं थे, उनसे तो आप लड़ नहीं सके, उनको तो रोक नहीं सके, नेटो फोर्सेस से कैसे लड़ेंगे? मुबश्शिर साहब, ये जिन चीज़ों की निशानदेही आपने की है ये बिल्कुल वैलिड हैं और असल मसला वही है जैसे आपने कहा कि हुकूमत की रिट जब तक नज़र नहीं आएगी, और ये हुकूमत की रेट बिल्कुल, ये भी आपने सही निशानदेही की कि सिर्फ ये कबायली इलाकों की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी फसादात शुरू होते हैं, आप देखिए कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका उसके ऊपर कितना कंट्रोल होता है। कई दिन तक, कई हफ्तों, कई महीनों तक ये फसादात चलते हैं और उसमें बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाता।
तो ये बिल्कुल बजा निशानदही आपने की है। ये लड़ाई और ये जो फोर्स है ये सलूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का। ये लोग जो हैं इनकी ये गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाते रहते हैं कि हम एंटी स्टेट हैं, हम स्टेट के ख़िलाफ़ हम उठ खड़े हुए हैं। इसका सलूशन हमें ढूंढना है, हमें बातचीत करके जो हमारे मफाद में है हमें वो रास्ता इख्तियार करना है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने खुद अपने अंदरूनी मामलात जो हैं उनको हल इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये फोर्स से इतना सारा जो फसाद फैला हुआ है पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान, कराची, गिलगित, यानी जब वो चाहते हैं आग लगा दी जाती है। तो ये इसका सलूशन इस तरह नहीं होगा। नेटो फोर्सेस, बिल्कुल आपने ठीक निशानदही की कि हमसे ये लोग जो जहाँ भी ये सर उठाते हैं हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर वो नेटो फोर्सेस की क्या हम बात करते हैं। और वहाँ भी लड़ाई जो है वो इस चीज़ का हल नहीं है, हमें सलूशन ढूंढना है और इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ये बात बार बार उभर कर सामने आ रही है कि जब तक अफ़गानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी नहीं होती हमारे यहाँ फसादात चलते रहेंगे और लिहाजा हमें असल मसले की तरफ देखना है और वो मसला हम हल नहीं कर पाए। अगर हम वो हल नहीं कर पाते तो शायद हमारे साथ ही अब्दुल्ला तारिक सुहेल भी हैं, सलीम साफ़ी भी हैं। एक ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में बैक वक्त कई जगहों पे जो तालिबान ने हमले किए और वहाँ पे नुकसान पहुँचे उससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको बताऊं कि एतवार को अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान ने बैक वक्त हमला किया है, जिसमें नेटो का सदर दफ्तर भी था, मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के सफारत खाने थे, ख़ुद अफ़गान पार्लियामेंट जो है वो भी उनका शिकार बनी। और ख़ुद तालिबान ने यह कहा कि यह मौसम गर्मा की आमद का एक तोहफ़ा है उनके लिए। सवाल ये पैदा होता है सलीम साफ़ी साहब कि 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकन, नेटो और वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और तालिबान रेड जोन के अंदर पहुंच गए हैं काबुल में, और वहाँ पे वो शिद्दत से हमले भी कर रहे हैं और जहाँ चाह रहे हैं उनका दिल वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो जिस दिन अमेरिका ने पुल आउट कर लिया तो उस दिन तो ये कहानी ख़त्म फिर करज़ई की। यकीनन कि अगर अमेरिकन निकलें तो न सिर्फ करज़ई साहब की कहानी ख़त्म होती नज़र आ रही है, बल्कि उसके बाद तो अफ़गानिस्तान में मुझे ऐसी खूनरेज़ी नज़र आ रही है कि खाकम बदहन हम माजी की तमाम खूनरेज़ियों को भूल जाएंगे। लेकिन एक और हवाले से भी हमें देखना चाहिए, और वो ये कि देखें कि उस रोज़ ये 13 ख़ुदकुश हमलावर उन्होंने काबुल में कार्रवाई की, 6 ने जलालाबाद में की और 3 ने पक्तिया में की और 3 ने लोगर में की। ख़ुदकुश जो ठीक ठाक ट्रेन थे और जो मौत के लिए और मरने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन आपने देखा कि इस पूरी कार्रवाई में काबुल के अंदर खुसूसन 16-17 घंटे की फ़ाइट हुई। करीम खलीली को वो निशाना बनाना चाहते थे, वो नहीं बना सके। फिर कैजुअल्टीज़ भी अगर आप देखें तो अफ़गान फोर्सेस की तरफ से वो बहुत कम हुई हैं। ख़ुद इन तमाम कार्रवाइयों में तालिबान ने जो क्लेम किया है वो कहते हैं कि हमने 60 मारे हैं। अफ़गान हुकूमत का क्लेम ये है, और वो भी अगर होंगे तो आम सिपाही होंगे, लेकिन किसी जगह ना वो किसी को यरगमाल बना सके, ना किसी हाई वैल्यू टारगेट को मार सके। उसके बरक्स हमारे यहाँ देखें कि जो बनू जेल में जो कुछ हुआ, तो हम बार बार अफ़गानिस्तान की फ़िक्र तो हमें लगी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात अफ़गानिस्तान से ज़्यादा तशवीशनाक हैं। यहाँ पे लिसानी और फ़िरक़ावाराना तक़सीम अफ़गानिस्तान से ज़्यादा गहरी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई एक सूबाई हेडक्वार्टर या सूबा ऐसा नहीं है जिसको अफ़गान सदर ने विज़िट ना किया हो। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरे कबायली इलाक़ों में हमारे सदर साहब 1 इंच पे कदम नहीं रख सके। ख़ुद KPK के बाज़ इलाक़ों में हमारे रूलर नहीं जा सकते। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, कराची की आपके सामने है। तो उस लिहाज से तो अगर आप देखें तो काबुल का और बाकी जगहों का दिफा शायद हमारे शहरों से बेहतर है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि काबुल में आप जाएँ तो इसके बावजूद भी जितनी रुकावटें, जितना टेंशन ये पेशावर में है और कोयटा में है, आपको लगता है कि जैसे आप एक छावनी में आ गए। काबुल में टेंशन यहाँ से कम होता है, वहाँ रुकावटें और तलाशियाँ यहाँ से कम हैं। तो फिर अफ़गानी इन चीज़ों के आदी हैं।
وہ پہلے بھی بجلی پانی ان سہولتوں سے وہ پہلے بھی محروم چلے آ رہے ہیں. مثلاً کل جو واقعات ہوئے افغانستان میں کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے آلریڈی کہ وہ اسے کریش کر جائے گا. تو چیلنج ہمارا سنگین ہے, معاملہ ہمارا خطرناک ہے, اور افغانستان کے فیوچر کا جو بھی نقشہ بنے گا اگر وہاں پہ دوبارہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو بھی سب سے زیادہ اثر ہم پہ پڑے گا. اور مجھے تو جو صورتحال بن رہی ہے اس سے تو کم از کم یہ پختون پٹی جو پاکستان کی ہے یہاں اس کو ہمارے کنٹرول سے مجھے نکلتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ اپنی بھی فکر کرنی چاہیے. ایئر مارشل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے لیکن ہم کیسے کریں؟ ہم تو ہر ایک کی فکر کر رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں جی بات یہ ہے, میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو بڑا مسئلہ ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس سے بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب تک امریکہ وہاں موجود ہے وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں. سب سے جو پرابلم کی جڑ ہے وہ امریکہ کا وہاں پریزنس ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ لوگ جن کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم انہیں تیار کر رہے ہیں اور 2014 تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے, ایسے اگر حالات ہوتے تو آج یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں جن کے اگینسٹ انہوں نے اٹیک کیا اور جن کے سامنے کوئی خاص ان کا ڈیفنس آپ کو نظر نہ آیا, یہ کیسی پریپریشن ہے کہ 2 سال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نکل جائیں گے, سیکیورٹی فورسز تیار ہیں اور وہ افغانستان کو ٹیک اوور کر لیں گے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر وہ کہہ کچھ رہے ہیں کرنا انہوں نے کچھ اور ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو طالبان ہیں ان کے مذاکرات ان سے باک ڈاؤن کیوں ہوئے؟ وہ اسی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہیں. انہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو امریکہ وہاں کہہ رہا ہے کہ ان کا جانے کا وہاں سے ارادہ ہے. اور پھر وہ جن لوگوں سے بات چیت انہوں نے قطر میں شروع کی ان لوگوں کو کوئی اون نہیں کر رہا تھا. نہ کرزئی صاحب نے ان کو اون کیا, نہ جو مین افغان مین سٹریم کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو اون کیا. تو یہ امریکہ جو ہے وہ ایک بہت کنفیوژن کا شکار ہے. اس طرح وہاں جو ان کے ارادے نظر آ رہے ہیں وہ وہاں سے نکلنے کے نہیں نظر آ رہے. اب یہ انہوں نے سینس کرنا شروع کر دیا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آپ شکر نہیں کر رہے, آپ شکر نہیں کریں گے کہ اگر امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم نے نہیں نکلنا وہاں سے, کیا ہمارے لیے ذرا کوئی بہتری نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم میں آپ اس کو بے شک بہتری سمجھ لیں. اصل کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ایئر مارشل صاحب کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں کسی کو روکنے کے. اب ان کل بندوں میں پروف نہیں ہو گیا پرسوں. نہیں میں اس طرح نہیں سمجھتا, میں اس کو لنک کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا دیکھیں جب سلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انہوں نے زیادہ اپنی قوت دکھائی اور وہاں پہ وہ کسی کو یرغمال نہیں بنا سکے. دیکھیں فل فلیجڈ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں, امریکنز ڈپلائیڈ ہیں, ان کی لوکل سیکیورٹی فورسز ڈپلائیڈ ہیں. امریکن کابل میں ڈپلائیڈ نہیں ہے یہاں ان کی ڈپلائیڈ. مارشل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کابل میں ڈپلائیڈ نہیں ہے, یہ سلیم صاحب نے کہا ہے. نہیں میں کابل میں سلیم صاحب کی بات کو اس لیے صحیح مانوں گا کیونکہ سلیم صاحب کو میں کئی سال سے فالو کر رہا ہوں. یہ افغان امور اور کے پی کے اوپر میں ان کو ایکسپرٹ سمجھتا ہوں. جی میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں, مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ان معاملات کو اس سے لنک نہیں کریں گے, جب تک ایک اوور آل سولوشن آپ نہیں ڈھونڈیں گے, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ پاکستان میں امن سکون جو ہے ٹھیک ہے وہ لنکڈ ہے. عبداللہ طارق سہیل صاحب بات یہ کہ امن سکون پاکستان میں تو افغانستان سے لنکڈ ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا آپ ہمارے دشمن ہیں. 3 ملین افغانز اور ان کے آگے بچے تو پاکستان کے اندر ہیں اور مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. جس وقت چاہیں وہ یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ خانہ جنگی تو شروع ہو ہی چکی ہے اور ان کے جو افغان مہاجرین میں ان کے لوگ ہیں, امریکہ کے بھی ہیں اور انڈیا کے بھی ہیں, آپ کے علم میں ہیں, وہ سب لوگ یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ صوبہ خیبر میں اور بلوچستان میں جس طرح معاملات کو ایک لاپرواہی سے دیکھ رہی ہے, تو یہ سلیم صافی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پختون بیلٹ میں ایک ریزنٹمنٹ اور ایلینیشن پاکستان کی طرف سے جنم لے رہی ہے. یہ لوگ نہیں مانتے, مگر وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ ہمارے اداروں کی ریٹ اسی طرح تحلیل ہوتی رہی تو یہ پورا صوبہ خیبر اور بلوچستان کا جو شمالی حصہ ہے وہ پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے. اور بلوچستان کا جنوبی حصہ تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ تو تلا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان سے الگ ہونا ہے. تو پھر پنجاب کی ڈومین کیا رہ جائے گی؟ پاکستان تو صرف پنجاب کا نام رہ جائے گا اور سندھ کو ایک پڑوسی ملک ایک اچھا ہمسایہ میں مل جائے گا. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اسی طرف جا رہے ہیں. اور تیاری کی بات تو آپ نے جو کی ہے وہ مذاق ہے, اس لیے کہ تیاری تو ہم نے کسی بھی چیز کی نہیں کی ہوئی. ہم تو سیلاب آ جائے تو اس کی تیاری نہیں کر سکتے, یا اگر دشمن کا بڑا کوئی سبوتاج ہو جائے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی ہمارے پاس کوئی اچھی خبر ہے آج دینے کو؟
अच्छी खबर ये बस यही है कि आवाम जो है उनकी बेचैनी बढ़ रही है, शायद ये बेचैनी कोई पॉजिटिव नतीजा ले आए, वरना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो अच्छी खबर की तो अगर आप रखेंगे तो फिर ये आपका कसूर है। मैं आपको अवाम का, मैं एयर मार्शल साहब अवाम का आपको मैं बता देता हूँ। आप ऐसा करें कि मैं बिल्कुल आपसे स्टेटिस्टिक्स पे बात कर रहा हूँ, डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि आपके ड्रामों की व्यूअरशिप क्या हो गई है, और आप देखें कि आपकी एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं जो इंडियन मूवीज़ वगैरह दिखा रहे हैं उनकी व्यूअरशिप क्या हो गई है, और ये साइंटिफिक रेटिंग्स आ रही हैं, और ये आपको ये बताएंगी कि आपकी आवाम जो है वो उनका डिस्कनेक्ट है, वो समझ रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा। रोज़ आप रेस्टोरेंट्स में जाके देख लें, रोज़ आप शादी ब्याह के फंक्शन देख लें, उनके खर्चे देख लें, लगता है ये ज़िंदगी की आखिरी शादी है, पता नहीं जो आज सारा कुछ यहीं खर्च कर दिया। तो ऑब्वियसली आई थिंक हुकूमत को कहना, फिर मैं अवाम का भी कहूँगा कि दोनों कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है मेंटली। तो नहीं, देखें बात देखें ना, फिर हम बार बार उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये पॉइंट्स प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते रहें और कहें जी हुकूमत की रिट नहीं रही, लोग जो हैं वो बहुत दहशतगर्द जो हैं वो ओवर पावर कर रहे हैं, आवाम जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुकी है, तो ये तो हम सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं। क्या हमें कोई सोल्यूशन भी देखना है या नहीं? मैं ज़्यादा तवज्जो आपकी सोल्यूशंस की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन चीज़ों की जड़ क्या है, क्या हमारी पॉलिसीज जो हमने इख्तियार कर रखी, ये लोग जो आपसे नाराज़ हैं, जो चलो मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ एक बात बताएं मुझे आप बिल्कुल अच्छी बात है कि आप ऑप्टिमिस्ट हैं। GHQ छोड़ा नहीं उन्होंने, मेरान बेस नहीं छोड़ा, May 2 ऑपरेशन को तो चलें छोड़ दें, उसमें तो दहशतगर्द नहीं थे, उसमें तो दूसरे दहशतगर्द थे जो हमसे बड़े हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने कुछ किया और हमने जवाबी कार्रवाई कर ली? चले मुझे ये बता दें। नहीं, मैं जवाबी कार्रवाई वो मैं जो लैप्सेस जिसको हमने इफेक्टिवली कंट्रोल करना ही नहीं, कौन सा लैप्स कवर हुआ है हमारा? जो लैप्सेस हैं वो उनको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि हमारी कमज़ोरियां नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मामलात, क्या आप इनको, कितने साल गुजर गए, 10-11 साल से ये मामलात चल रहे हैं। ये 9/11 के बाद जो मामलात हैं, दहशतगर्दी बढ़ी, ये लोग और ज़्यादा, हमारे और इनके दरमियान जो खलीज है वो और ज़्यादा पैदा हुई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी पॉलिसीज़ देखें, क्या आपकी पॉलिसीज़ ठीक हैं? क्या इन लोगों, ये आपके लोग हैं, फाटा में जो बैठे हैं, कबायली इलाकों में जो लोग बैठे हैं, ये आपके लोग हैं। एक दो मरतबा हमारा इनसे जो है वो हमारी इनके साथ एग्रीमेंट भी होने तक आ गई, हमें नहीं करने दी गई। बात यह है जी कि इस चीज़ को जब तक आप एड्रेस नहीं करते, ये बात ये नहीं है कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, करने उनको नहीं दी जाती। एयर मार्शल साहब, जो सॉवरन नहीं होते, जो सॉवरन कंट्रीज होती हैं, वो अपने डिसीजन मेकिंग में किसी और को पढ़ने नहीं देती। लेकिन एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, सलीम साफ़ी और अब्दुल्ला तारिक सुहेल भी हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू द ब्रेक। एयर मार्शल साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारी हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, अपनी ही यानी कल्प्रिट्स को, जो उनके मुजरिम हैं, उनको पकड़ने में, उनको रखने में, और उसके बाद किसी को कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। हर रोज़ या आप और मैं और अब्दुल्ला तारिक या सलीम साफ़ी या हमारी तरह का कोई और शख्स आके एक मीठी गोली दे के चला जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी तक हम 4 साल में किसी गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर सकें। ये आपकी बात बिल्कुल बचा है, मुझे इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हुकूमत को मैं डिफेंस करना चाह रहा हूँ। ये तो ऑन ग्राउंड है। अगर जेल ब्रेक हुई है और उन लोगों को हम नहीं पकड़ सके, फिर उनके आने की जो सारी प्लानिंग थी उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सके, तो ये तो फेलियर है। मगर देखें, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि उनके साथ मिली भगत हुई। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो लोग आते हैं, अच्छा उन एरियाज़ में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो हमारी फोर्सेस के लिए नो गो हैं। ये शो करता है कि ये जो सारे अनासिर हैं ये किस हद तक वेल एंट्रेंच्ड हैं, इन्होंने अपने आप को वहाँ पुख्ता किया हुआ है। और जहाँ तक सर वेल एंट्रेंच्ड का क्या मतलब है? हम हुकूमत कर रहे हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास FC है, हमारे पास रेंजर्स है, हमारे पास फौज है, हम क्या कर रहे हैं? हम जी हमें करने चाहिए ऑपरेशंस। मैं इसके तो बिल्कुल कब करेंगे? मैं इसका डिफेंस नहीं कर रहा। देखें, हमने सवात में ऑपरेशंस किए थे, उस एरिया को हमने क्लियर किया इनसे। अब शमाली वजीरिस्तान में हमने ऑपरेशंस किए, वहाँ पे भी हमने अपने कंट्रोल की चीज़ें। अब ये नॉर्थ वजीरिस्तान का मामला है, ये डिपेंड करता है हुकूमत मिल के, आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके साथ एक प्लान बनाए। और अगर हुकूमत की रिट जो कि नज़र आ रही है बार बार चैलेंज हो रही है, तो ये वक्त आना चाहिए कि जिसके ऊपर हम ये सारे ऑपरेशंस करें।
मगर मैं आपकी तवज्जो बार बार बिगर प्रॉब्लम की तरफ दिला रहा हूं कि जो इसका रूट कॉज है, क्या उसको हमें नहीं देखना? क्या हर जगह आपने फोर्स ही की बात करनी है? ये फोर्स कब तक आप चलाते रहेंगे? पिछले 11 साल से चल रही है, और बार बार ये जो लोग हैं कभी एक पॉकेट में नजर आते हैं, कभी दूसरी पॉकेट में नजर आते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ फोर्स नहीं है। अमेरिका ने फोर्स इस्तेमाल कर ली अफगानिस्तान में, अल्टीमेटली उनके सारे जो कमांडर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी वो जंग वहां हार चुके हैं। मैं सोल्यूशन की तरफ बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं कि क्या ये जो पॉलिसी हम प्रो अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं, मार्शल साहब, अमेरिका खुद बैटल ग्राउंड नहीं बना। सलीम साफी, आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बोलना तो नहीं, मैं अफसोस ही कर सकता हूं कि देखें कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी हल हल, अब ज़ाहिर बात है कि हल एक तो वो लोग दे सकते हैं किसी मसले का कि जिनके पास मसले से मुतालिक पूरी तरह इंफॉर्मेशन हो। मुझे एक सिविलियन की हैसियत से कोई पता नहीं है कि अमेरिका के साथ क्या डीलिंग पहले थी और अब क्या होगी, अफ़गानिस्तान से मुतालिक हमारी क्या अप्रोच है, क्या नहीं है, तालिबान हमारे लिए एसेट है या मेनेस है। तो एक हल भी उन लोगों को देना चाहिए जिनको मालूमात हों। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि देखें, हल तो सबसे बड़ी ये हो सकती है कि हम अपनी पॉलिसियों से कन्फ्यूजन को दूर करें। मैं और आप, हम पे ये तनकीद हो रही है कि हम सिर्फ मसाइल का जिक्र करते हैं। चलो, हम फिर भी अपने मसाइल का तो जिक्र करते हैं ना। अपने मुल्क के अंदर रह के अपने जेल की, अपने GHQ की, अपने उसकी बात कर रहे हैं। इधर तो प्रॉब्लम ये है कि आप वो लोग मुल्क के मसले पे बात भी नहीं करना चाहते। आप GHQ के पे हमले की तरफ मुतवज्जे कर ले, आप बनु जेल की तरफ मुतवज्जे कर ले, कोई वाशिंगटन निकल जाता है, कोई काबुल पहुंच जाता है, कोई उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़िक्र करने लगता है। फिर आप देखिए, आज भी हम लोगों को बड़ी फ़िक्र है कि जी इसके बाद अफ़गानिस्तान की फ़ौज का क्या होगा, ये 2 लाख फ़ौज वो पालेंगे कैसे? भाई वो तो जब होगा वो होगा। हमारे यहाँ तो 7 लाख फ़ौज है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। और ख़ुद अभी शाहिद लतीफ़ साहब ने भी माना कि नार वज़ीरिस्तान में हमारी रेट नहीं है। फिर अमरीकी पॉलिसियों में यकीनन कन्फ्यूजन है, उनके ब्लंडर्स हैं। एक मिनट, मैं माज़रत के साथ, मुझे अभी जो है ना अब्दुल्ला तारिक साहब ने एक बात बताई है और मैं चाहूँगा कि ये करेक्ट करें। ये इन्होंने मुझे सही कहा है कि मैंने गलत सुना। आपने मुझे कहा कि आज ISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई या कल आई और उन्होंने कहा कि 90% इलाके पे हम कंट्रोल, फाटक के ऊपर 90% इलाके के ऊपर हमारा कंट्रोल है। और ये तो 4 साल से यही प्रेस रिलीज आ रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? जी, इसी तरह बिल्कुल 4 साल से यही। तो वो कौन सा 90% इलाका है जिस पे कंट्रोल है और वहाँ मुसलसल लड़ाई जारी है? मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए। ये एयर मार्शल साहब ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। ये हल वो पेश कर रहे हैं, हम भी पेश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने हल पर अमल करना है उनकी सोच क्या है। आज आपने जनरल मुशर्रफ का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब तक बलूचिस्तान में पाक फ़ौज मौजूद है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये उस आदमी की सोच नहीं है, ये मुझे पूरे इदारे की सोच लगती है कि मसले को हल नहीं करना, रूट काज दूर नहीं करनी, लेकिन फ़ौज भेजकर जकड़े रखना। जिस तरह हमने ये तजर्बा हम पहले कर चुके हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टूट गया। तो अब भी सोच ये नहीं है कि बलूचिस्तान में मसले हल करें, बातचीत से उनको सुलह सफाई पर आमादा करें और पाकिस्तान को मुत्तहद रखें, बल्कि ये सोच है कि फ़ौज जब तक वहाँ मौजूद है बलूचिस्तान अलग नहीं होगा। तो फिर ये हल कैसे होगा? सलीम अपना एयर मार्शल साहब। जी, तो ये आप और मैंने ये बार बार बात करनी है ना जी, ताकि अगर प्रायोरिटीज किसी गलत तरफ भी जा रही हैं, उसमें फौज हो, मुल्क की हुकूमत हो, जो भी हो, नहीं है ना। ये ISPR की इस प्रेस रिलीज के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि 90% इलाके पे हमारा कंट्रोल है? देखें जी, इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं हमें तो उसको बिलीव करना है। अगर इसका मतलब है कि जेल ब्रेक, आर यू टेलिंग मी कि ISPR ने ग्राउंड रियलिटीज के खिलाफ एक प्रेस रिलीज दी है? ISPR को अपने इस बयान को बाकायदा इन व्यू ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज रिविजिट करना चाहिए। और अगर इस तरह जेल ब्रेक जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट जेल ब्रेक्स जो हुआ है और उसमें हमारी जो फोर्सेस हैं वो कुछ नहीं कर सकी, सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मैं ये समझता हूं कि इसको रिविजिट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं हमें रहना होगा, हमें रियलिटीज के साथ और ये देखना होगा कि क्या वाकई रियलिटी तो ये है कि रियलिटी तो ये है कि ISPR आपके ड्रामे बनवा रही है और गाने बनवा रही है और वो इन चीज़ों में मसरूफ़ है। मुबश्शिर साहब, रियलिटी अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कबायली इलाके का, कि ये जिस चीज़ को कहा जाता है कि 90% को हमने क्लियर किया है, अगर क्लियर करने का मतलब ये हो कि वहाँ पे आपके
चेक पोस्टें बन जाएं, जगह जगह सड़कों पे आप तैनात हो जाएं और उनके जो बड़े वाज़ेह विजिबल ठिकाने हैं उनको आप डिसमेंटल कर लें, तो उस हिसाब से तो फिर अफ़गानिस्तान 100% क्लियर किया है उसको नेटो और अमेरिका ने। अफ़गानिस्तान का इस वक्त मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे अफ़गान फोर्सेस मौजूद नहीं है। फिर आप देखें कि मोहम्मद एजेंसी को क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया है आज से 1.5 साल पहले, लेकिन आज भी मैं न वहाँ जा सकता हूँ अपने रिस्क पे, गम शादी के लिए भी नहीं जा सकता हूँ, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप जैसे लोगों के लिए आज भी वो ख़तरनाक है। दूसरी बात ये कि अगर वो 10% भी आपका है और उस 10% ने आपके पूरे पाकिस्तान के लोगों को परेशान कर रखा है, तो फिर वो 90% का क्लियर करने की क्या बात हुई। और ये आप देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ एक मायार नहीं बनाना चाहिए हमें। सबसे ज़्यादा पहले जो मैंने अर्ज़ किया था कि पख्तूनों का या फाटा के लोगों का, देखें आज भी न फाटा और पख्तून बेल्ट पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन अनारकी आज भी है, खाना जंगी आज भी है। इस वक्त किसी जगह से भी न बैतुल्ला महसूद, न हकीमुल्ला महसूद, न मुल्ला फजलुल्ला, उन्होंने न पाकिस्तान का झंडा जलाया है और न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, बल्कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस मुल्क से मुतनफ़िर करना इसलिए चाहते हैं कि हमने 10 साल से उनको वहाँ पे इंगेज कर लिया है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है। आज भी वज़ीरिस्तान के इर्द गिर्द वो है, उनको ये पता नहीं है कि कौन मेरा इनिमी है, कौन मेरे लिए एसेट है। ये क्लियर करना डिसीजन मेकर का काम है। और उस रोज़ वो हमसे ये गिले कर रहे हैं कि भाई हमने घर बार छोड़ा हुआ है, आपके लिए इधर बैठे हुए हैं। मैं समझ गया, और कुछ ठीक है। थैंक यू वेरी मच सलीम साफ़ी, अब्दुल्ला तारिक सुहेल और एयर मार्शल शाह लतीफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हुकूमत भी चुप है और दूसरी तरफ जो हुकूमती इदारे हैं, चाहे ISPR हो, वो हमें सही वाज़ेह तस्वीर नहीं दे रहे हैं और सिर्फ उनको रीविज़िट करने की या री इशू करने की बात नहीं हो रही है, टोटल प्रॉब्लम को समझने की बात हो रही है। अगर हमने ड्रामे बना के और गाने बना के हमने समझना है कि हम काम कर रहे हैं, तो फिर वाकई अल्लाह हाफ़िज़ है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।